नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर का भाग 1 होगा। इसके बाद इसमें और भाग आ सकते हैं, ठीक है। और इससे पूर्व हमने जो है गणितीय अभियोगिता एवं तर्क शक्ति की वीडियो बनाई थी, आपने उसको पढ़ा है, देखा है। और आज जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए तथ्य होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? देखिए, ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो आते हैं, ये एमएसएमई कहा जाता है, इनको एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2025 से नए मानकों का निर्धारण हुआ है, जिसके आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हम पहले उन मानकों को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, निवेश और इस तरह में टर्नओवर, ठीक है। सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं? जिनमें निवेश की सीमा अधिकतम 2.5 करोड़ तक होगी और टर्नओवर इसका वार्षिक कितना होना चाहिए? 10 करोड़ अधिकतम, ठीक। फिर उसके बाद हमारे आएंगे लघु उद्योग। उसमें जो निवेश की अधिकतम सीमा होगी 25 करोड़ होगी और टर्नओवर जो है अधिकतम कितना होना चाहिए? 100 करोड़। और अब आएंगे हम किसमें? मध्यम उद्योगों में हमारे जो है निवेश की सीमा 125 करोड़ होगी और टर्नओवर इसका कितना होगा? अधिकतम 500 करोड़ तक हो सकता है। तो ये नए मानक निर्धारित किए हैं मंत्रालय ने, जो एमएसएमई मंत्रालय है, ठीक है। और ये जो निवेश है, ये निवेश किस चीज़ पे हो रहे हैं? ये निवेश हमारे होते हैं मशीनों में, उपकरणों में, ठीक है। और ये वार्षिक, ये जो टर्नओवर होता है वार्षिक होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको वार्षिक, ठीक है। याद रखेंगे आप, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर हम प्रश्न का उत्तर देखें तो उसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ई। एक महत्वपूर्ण बात और हम देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में इस एमएसएमई का जो है 30% हिस्सेदारी होती है, ठीक है। और कुल निर्यात में इसकी जो हिस्सेदारी होती है वो 40 से 45% तक होती है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक, को ध्यान रखेंगे। और इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है, मैक्सिमम जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि निवेश ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, टर्नओवर भी नहीं पूछा जा रहा है इतना। निवेश के आधार पर बताइए कि इन उद्योगों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अब ये जो प्रश्न आया है हमारा, इसको देखेंगे आप, सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य का क्षेत्र। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जा रहा है, ठीक है। बहुत अल्लाह रखा है इस प्रश्न का, ठीक है। तो अब जो है इसका उत्तर देने से पहले, प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये एसडीजी जो है, सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी, ठीक, ये 15 वर्षीय एजेंडा है, 15 वर्षीय एजेंडा है, ठीक है। जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य निर्धारित किए जिनको 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक। 167 देशों की सूची इसमें तैयार होती है, ठीक है। अब आप इसको याद रखेंगे, 2025 में, इम्पोर्टेंट बात है, 2025 में इस इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? 99, इंडिया की, ठीक है, 99 थी। और भारत में एसडीजी जो इंडेक्स हैं, जो एसडीजी इंडेक्स है, इनका निर्धारण जो है वो करता है हमारा नीति आयोग, राज्यों के लिए नीति आयोग, ठीक है। अब हम इसमें पहले महत्वपूर्ण इंडेक्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या गोल हैं इसमें, जो महत्वपूर्ण है केवल वही हम देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारा, ये है हमारा गरीबी, दूसरा है हमारा भूख, तीसरा है हमारा स्वास्थ्य। ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको तो कम से कम आपको शुरू के 6 याद होने ही चाहिए। चौथा है आपका शिक्षा, पांचवा है आपका लैंगिक समानता और छठा है आपका स्वच्छ
पानी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय है वो है 13, वो है किससे संबंधित, पर्यावरण से। इस समय आपको पता ही है पर्यावरण जो है ज़्यादा ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पे अगर हम इस प्रश्न का उत्तर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लक्ष्य 1 आपका किसके लिए हो गया, 1 को 3 से मिला देंगे, लक्ष्य 3 आपका स्वास्थ्य के लिए हो गया, लक्ष्य 4 आपका शिक्षा के लिए हो गया, लक्ष्य 6 आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए हो गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और हाँ, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की रैंक इसमें क्या थी, फर्स्ट थी, केरल के साथ, केरल भी था इसमें, दोनों की थी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं कि 17 लक्ष्यों में से उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में केवल चलेंगे कितने, 16 लक्ष्य। इसमें एक लक्ष्य नहीं चलेगा, वो है आपका SDG 14, ठीक है। ये SDG 14 है क्या, जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन। तो उत्तराखंड में क्योंकि समुद्र नहीं है इसलिए इस लक्ष्य को यहाँ पर प्रभावी नहीं किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न जो हमने अभी मिलान किया है उसके आधार पे जो है इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना है। इस प्रश्न का उत्तर है मिस्र, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रिक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें जो परीक्षा में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। देखिए, वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम क्या था, ब्रिक, क्या नाम था, ब्रिक, ठीक है। और 2010 में साउथ अफ्रीका के आने के बाद इसका नाम हो गया है ब्रिक्स, ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। और 2006 में जो इसको ब्रिक नाम जो दिया था वो दिया था जिम ओ नील ने, जिम ओ नील इनका नाम है, जो कि एक क्या है, अर्थशास्त्री है, ठीक हो गया, आई समझ में बात। और इसकी पहली बैठक जो है 2009 में रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी, रूस में, पहली बैठक याद रखेंगे बच्चे इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस समय क्योंकि इस साल वर्ष 2026 में भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ये प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स का कि इस बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक। ब्रिक्स में जो है टोटल 10 देश हैं, जिनमें 5 बिल्कुल नए हैं। एक तो हो गया आपका मिस्र, जो प्रश्न में था ही मिस्र, दूसरा हो गया इथोपिया, UAE, ईरान, और आपका सबसे नया देश जो आया है इसमें इंडोनेशिया, ठीक है, सबसे नवीनतम देश है, ठीक। अब ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट बात और, वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स समूह का जो योगदान है वो है लगभग आपका 34%, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है इसमें, दुनिया की लगभग 45% आबादी इन्हीं देशों में निवास करती है, ब्रिक्स के संबंधित सदस्य देशों में, ठीक है। इसका एक मुख्यालय भी है, वो भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नहीं, मुख्यालय नहीं, इसका एक बैंक भी है, ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई में, महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि हमको GNP बताना है कि GNP कितना होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है GNP, मार्केट प्राइस पे बताना है, MP इसमें मार्केट प्राइस ही लिखा हुआ है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इनमें से किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो GNP हमको पता चल गया क्या है। GDP सबसे पहले हम समझेंगे, GDP क्या होती है।
जीडीपी एक देश के अंदर जो है भौगोलिक सीमा के अंदर, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो है जितने भी निवासी रह रहे हैं, चाहे वो भारतीय हों, भारत के लोग हों, चाहे वो विदेशी हों, इनके द्वारा जितना भी जो है वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन किया गया है उनका मौद्रिक मूल्य उन सब का जोड़ जो है वो कहलाएगी हमारी जीडीपी। भारत के आधार पे बात कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये होती है हमारी जीडीपी, ठीक। अब अगर हम अब देखिए, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक समझने वाली बात ये कि जो विदेशों से प्राप्त निवल आय, ये इसमें ज़रूरी बात है। ये क्या चीज़ है? ये है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के लोगों ने विदेशों में जो कमाया उसमें से अगर आप विदेशियों ने भारत में जो कमाया उसको क्या कर दिया, माइनस, ये लगा रखा है माइनस का चिन्ह। तो इस पूरी बात का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इस पूरे का मतलब ही विदेशों से प्राप्त निवल आय होता है। देखो, भारत के जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन्होंने जो कमाया वहाँ कमाया है तो वो भारत के नागरिक ही, और विदेशियों ने जो भारत में कमाया उसमें से हमारे कमाई में से विदेशियों को अगर क्या कर दें, हमारे लोगों की कमाई में से माइनस कर दें तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हमारी निकल जाएगी, निवल आय जिसको कहते हैं। अगर हम उसको जीडीपी में जोड़ देंगे, जीडीपी में प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यानी कि जीडीपी में आपको जो है शुद्ध कमाई जोड़नी है, शुद्ध कमाई। और शुद्ध कमाई निकलेगी कैसे? जो हमारे लोगों ने विदेश में कमाया उसमें से घटा दो जो विदेशियों ने हमारे देश में कमाया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? देखिए, मुद्रा की पूर्ति के 4 माप होते हैं जिनके कारण जो है पूरी मुद्रा जो है हमारे देश में जितनी भी मुद्रा हमारी घूम रही है वो इन्हीं 4 तरीक़ों से उसकी पूर्ति होती है। इनको जो है नाम दिए गए हैं M1, M2, M3 और M4। अब आप समझेंगे सबसे पहले M1 क्या है। M1 है हमारी जो जनता के पास पत्र मुद्रा, जो हमारे पास नोट हैं, सिक्के हैं, वो प्लस जो हमारे पैसे बैंक में जमा है जिनको हम कभी भी निकाल सकते हैं, जिनको हम कभी भी जमा कर सकते हैं, जिनको मांग जमाए कहते हैं, M1 के अंतर्गत वो आएंगे। M2 के अंतर्गत क्या आएंगे, M2 में पहले M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये डाकघर के बचत बैंकों में जो बचत जमा है हमारी वो इसमें जुड़ जाएंगी, तो हमारा निकल के आ जाएगा तैयार M2। अब हम देखेंगे M3 क्या है। तो M3 क्या होगी, M1 में ही अगर आप सभी व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की शुद्ध जमा जोड़ देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, M3। और M4 क्या होगी, M3 में अगर आप जो है क्या जोड़ देंगे, डाकघर बचत बैंकों की कुल जमा अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, M4 आ जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो परीक्षा में पूछी जाती है, NSC को छोड़कर, NSC क्या है, राष्ट्रीय विकास बचत पत्र जो होते हैं इनको छोड़ दिया जाए तो ठीक। अब प्रश्न में आ जाइए। तो प्रश्न में जो है इन्होंने बोला समस्त मौद्रिक संसाधन। समस्त मौद्रिक संसाधन का मतलब जो है जिसमें सारा का सारा सबसे ज़्यादा जो है पैसा जिस जगह से आ रहा है वो है हमारा M3। क्या होगा, M3। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तृत मुद्रा भी कहते हैं, विस्तृत मुद्रा कहते हैं, ब्रॉड मनी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो M1 है आपका, इसको हम कहते हैं संकीर्ण मुद्रा। M1 और M2 को भी संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M3 और M4 को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं। लेकिन जो समस्त मौद्रिक संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है वो होती है M3। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए, तरलता के आधार पे भी इसको याद रखिए। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी का मतलब है कि जो पैसा बह रहा है एक टाइम पे, आ रहा है जा रहा है, उस तरलता के आधार पे जो है ये भी पूछा गया है पेपर में। M1 सबसे ज़्यादा तरल है, फिर M2 है, फिर M3 है और फिर M4 है। इस बात को भी आप याद रखेंगे तरलता के आधार पर। किसके आधार पर, तरलता के आधार पर। इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, विस्तृत मुद्रा तो M3 होती है लेकिन सबसे संकीर्ण मुद्रा हमारी क्या होती है, M1 होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो अनुमानित जीडीपी इस बार मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 7%। ठीक है, अब बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लेते हैं हम। इसकी जो थीम थी, सबसे पहले तो हम थीम है इसकी है विकसित भारत। क्या है? विकसित भारत। जो ज़रूरी बातें हम उनको देख लेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली बात है कि इसका आकार क्या था। बजट का आकार जो है हमारा वो है लगभग 53.5 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का। ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। ठीक है, अब हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि सबसे ज़्यादा प्राप्ति ये आती है हमें उधार से। इस बजट में आई है उधार से, हर बार लगभग इसी से ही आती है। ठीक है ना, तो उधार ही सबसे बड़ा जो है आय प्राप्ति का साधन है देश का। ठीक है, दूसरी इम्पोर्टेंट जो इससे पूछा जा सकता है वो है, बार बार ज़्यादातर यही पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा कितना रखा जाएगा। राजकोषीय घाटा सबसे महत्वपूर्ण घाटा यही, उसको रखा जाएगा 4.3%। उसका लक्ष्य कि इतने पे रह जाएगी। ठीक, इससे इम्पोर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और है, सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति हो रही है वो तो उधार से हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो होगा राज्यों का हिस्सा। राज्यों को हिस्सा जो देना है, ये सबसे ज़्यादा खर्च का वो होगा कि भाई इस पे सबसे ज़्यादा हमारा खर्च होना है। ठीक है, अब आपको एक बात इसमें और थोड़ा सा याद रख लें, वैसे आपको पता होगी कि अनुच्छेद 112 के तहत संविधान में बजट की व्यवस्था की है। बजट उसका नाम नहीं, वहाँ पे उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप और नोट करेंगे, इस बजट में एक नया योजना घोषणा की गई है, भारत विस्तार। भारत विस्तार, ये क्या है भारत विस्तार? ये एक AI टूल है जो किसानों की मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? किसानों की मदद करेगा। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट इसमें और है, वो है आपके ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी इसको भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। इसमें विशेष कुछ नहीं है, रचनात्मक उद्योग होंगे इसमें। रचनात्मक उद्योग मतलब भौतिक रूप से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिमाग वाली जो चीज़ें होंगी, जैसे फैशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, गेमिंग हो गया, सब डिजिटल जो भी होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। प्लस सांस्कृतिक विरासत। अगर ये पूछा जाए कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो आप समझ जाएंगे कि रचनात्मक उद्योग प्लस सांस्कृतिक विरासत से, मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यही बजट में महत्वपूर्ण बातें यही दिखी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो देखिए भारत निर्माण का अंग नहीं है, तो सबसे पहले भारत निर्माण की जानकारी ले लें आप। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 की है। ठीक है, इस पे 6 घटक हैं, 6 घटक हैं इसके। सबसे पहले तो इसमें आप मान लगा लो सड़क, दूसरा है आवास, तीसरा है बिजली, चौथा मानो इसमें क्या हो जाएगा पानी, पांचवा है इसमें दूरसंचार। एक परीक्षा में मैंने देखा उन्होंने दूरसंचार की जगह यहाँ पे लिख रखा था टेलीफोनी। ठीक है, और छठा इसमें क्या है सिंचाई। तो अब आप इन 6 के हिसाब से लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण तो है, ग्रामीण टेलीफोनी भी है ही, और ग्रामीण आवास भी है ही, तो कृषि आधारित उद्योग इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। ठीक, तो देखिए फिलिप्स वक्र किसके बीच में संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र जो संबंध दर्शाता है वो दर्शाता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं महंगाई। ठीक है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध दर्शाता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? स्फीति दर और बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर
ए। अब ये संबंध जो दर्शाता है ये किस प्रकार का संबंध है, ये व्युत्क्रम संबंध है। कैसा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध, यानी कि हम कह सकते हैं महंगाई व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, बेरोजगारी के, बेरोजगारी के। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप ये समझ लें कि महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, महंगाई घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस बात का मतलब क्या होता है कि देखो, जब महंगाई बढ़ती है तो उत्पादकों को व्यापारियों को क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है, जिसके कारण क्या होता है, लाभ होने के कारण क्या होगा, नया निवेश करते हैं। अगर नया निवेश करते हैं तो बेरोजगारी घटती है, नए निवेश में जो है लोगों की ज़रूरत पड़ती है और नए लोगों को काम पे रखते हैं, जिससे हमारी बेरोजगारी क्या होती है, घटती है। तो प्रश्न का उत्तर तो हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात और, इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक होता है हमारा स्टैगफ्लेशन इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन जो है ये फिलिप्स वक्र का जो है एक तरीके से अपवाद है या उसको चैलेंज कर रहा है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, जब महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ रहे हों, क्या हो रहे हो, दोनों ही बढ़ रहे हों। मंदी भी बोलते हैं बेरोजगारी को, सामान्यतः भाषा में किताबों में आपको मंदी दिखाई देगा, और महंगाई मुद्रास्फीति लिखा होता है। तो जब ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हों, अभी तो फिलिप तो ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी कि जब ये दोनों एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हों, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, जब पूर्ति कम हो जाए, अगर पूर्ति कम हो जाए तो ये स्थिति आ जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे गैस सिलेंडर का हो रहा है, गैस सिलेंडर का क्या हो रहा है, उसकी पूर्ति कम हो गई है, पूर्ति उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वो महंगा भी हो गया है, और ये स्थिति अगर लगातार बनी रहेगी तो उसके कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी किसकी, स्टैगफ्लेशन की। ठीक है, समझ में आ गई बात, जहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए, इसमें कुछ घटनाएं यहाँ पे दे रखी हैं। देखो, इसमें लिखा नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। देखिए, अब इनको कालानुक्रम तभी तो हम व्यवस्थित करेंगे जब हमें पता होगा कि ये कब इनकी स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। और ये भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो शिवरामन समिति। और एक बार ये भी पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो वो है 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक हो गया। ये जो है स्वयं सहायता समूह का जो है बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये जो तुम्हारे सहकारी समिति और बैंक से लिंक करने का जो कार्यक्रम हुआ था, ये 1992 में हुआ था। तीसरा है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है 1998 की है। ये है तुम्हारी आर.वी. गुप्ता समिति पे, आर.वी. गुप्ता समिति के सिफारिशों पे जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये आपको पता ही होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1975 का है, 2 अक्टूबर का। और इसके ये किसकी समिति की सिफारिश पे हुई थी, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नरसिम्हन समिति की अब किसान क्रेडिट कार्ड में पहले एक चीज़ और आप देख लें, ये आजकल इम्पोर्टेंट हो रखा है, नया है, कि इसकी जो क्रेडिट लिमिट थी पहले 3 लाख थी ऋण लेने की सीमा, और अब कितनी हो गई, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है नई। ठीक है, 5 साल के लिए इसमें जो है ऋण दिया जाता है। ठीक, अब इसके स्थापना वर्ष के हिसाब से आप इनको लगा लो तो आपको उत्तर पता चलेगा। सबसे पहले आएगा इसमें फिर कौन सा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, यानी कि 4, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 3। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये सारी बातें इनको ध्यान रखना, नोट कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है
इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कृषि व्यय कृषि पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, गैर योजना व्यय के बारे में समझना, पहले इसको समझना पड़ेगा। गैर योजना व्यय क्या होता है? गैर योजना व्यय वो होता है जिसके लिए हम किसी खास प्रकार की योजना नहीं बनाते कि हाँ भाई ये काम हमको जो है इस टाइम पे करना है और इस पे हमें इतना खर्च करना है। कोई विशेष योजना नहीं बनाई जाती है इस पर। ठीक है, पहली बात। इसमें क्या होता है कि ये बजट का हिस्सा नहीं होता है, बजट का हिस्सा नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें एक और खास होती है कि कोई नया निर्माण भी नहीं होता, कोई नया निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता है इसमें, कोई नया निर्माण। ठीक है, अब देखिए इसमें अब ये होता क्या है, ये एक अनिवार्य व्यय है जो हमको करना ही करना है। ठीक है, सरकार को मतलब ये करना ही करना है। जैसे हमारा क्या होगा, वेतन, अब काम कर रहा है कर्मचारियों को वेतन तो देना ही देना है। जैसे हो गया तुम्हारा पेंशन ही माना हुआ है कि हम देनी ही देनी है। और ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान इसके लिए भी कोई वो करने की ज़रूरत नहीं। अगर कर्जा लिया है तो उसका ब्याज तो देना है, मूल तो बाद की बात है लेकिन ब्याज तो देना ही है। तो ब्याज भुगतान भी जो है हमारा एक अनिवार्य व्यय होता है, जो गैर योजना होता है। इसके लिए कोई योजना नहीं बनानी है, तो करना ही करना है ये काम। तो इस प्रश्न का उत्तर ब्याज भुगतान, आपको अपने आप ही पता चल रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्याज भुगतान गैर योजना के व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कुछ सब्सिडी भी होती हैं, सब्सिडी जो भी अनिवार्य होती हैं, देनी होती है। जैसे खाद्य पे होती है और दूसरा हमारी क्या होती है, उर्वरक पर होती है। ठीक है, तो गैर योजनागत व्यय आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है ना, मतलब अनिवार्य व्यय करना ही करना है। कोई नया निर्माण इससे कुछ नहीं हो, कोई परिसंपत्ति इससे बनने वाली नहीं है देश के लिए। ठीक है, और बजट का कोई ये हिस्सा नहीं होता है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे, उसमें भी अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में मुझे ऐसे दिखे कि जो दोबारा आने की पूरी संभावना है, उनका भी समावेश किया जाएगा। उसके लिए पार्ट 3 भी बन सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आप अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।